हेलो एवरीवन। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय के बाद हम अपनी ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। वील बी स्टार्टिंग अ फ्रेश सीरीज ऑफ क्लास 10th साइंस। सारे चैप्टर्स एक एक करके वन बाय वन वील बी कवरिंग इट ऑल। वील बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो वील बी डूइंग दिस होल सीरीज इन सच अ वे कि हम एक शॉट में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करें इफ पॉसिबल। लाइक इफ देर आर सम चैप्टर्स, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट है, सो दैट इज अ बिग चैप्टर, सो वील ट्राई टू कवर अप इन पार्ट्स। हम उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। बट अगर हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, सो दिस इज अ वन गो चैप्टर। हम एक कंप्लीट शॉट में वील ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग। हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा एनसीईआरटी पे। लुकिंग एट द बोर्ड पैटर्न, इस वक्त अगर बोर्ड पैटर्न देखा जाए तो द बिगेस्ट थिंग फॉर अ स्टूडेंट इज कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे फोकस करें। प्लस अगर आप बोर्ड का पैटर्न ध्यान से देखोगे तो आपको बार बार एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। सो व्हाट बोर्ड डज कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स चेंज करता है। जो उसका पैटर्न है पूछने का, या जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर बार किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि काफी डिटेल में पढ़ें। और हमारा देखिए प्राइमरी फोकस इस सीरीज में क्या रहेगा। सो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेसिकली हमें नॉलेज बेस्ड रहकर सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है। किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसके कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि आखिर किस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लें कि हमें रटना ना पड़े, चीजों को कितना ज्यादा हम सिंप्लीफाइड वे में पढ़ें। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा इस सीरीज में। सो मेरे ख्याल से लेट्स स्टार्ट। बहुत समय लगा इस चीज को शुरुआत करने में। अगर आप चैनल पे पहले से एडेड हो तो आप ये देखोगे कि एक समय था जब फोन पे रिकॉर्ड करके हम ये लेक्चर्स स्टार्ट करते थे। फिर बहुत समय बीत गया, लगभग मेरे ख्याल से कुछ साल हो रहे हैं, 2-3 साल हो रहे हैं, और उसके बाद फाइनली ये सारी चीजें अरेंज हो पाई हैं कि हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये चीज यहां पे रुके ना, सिर्फ क्लास 10 साइंस नहीं, धीरे धीरे हम उसके आगे भी बढ़े और भी चीजें ऐड करें। बट प्रेजेंटली आज के लिए हमारा लेक्चर है क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स गेट अप। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी न्यू फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए ये कोई भी नई चीज नहीं है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक हाई स्कूल के बच्चे के बताने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो फर्स्ट लेट्स गो टू द थ्योरी। So physical changes alter the form, state or appearance of matter without changing its chemical composition. So जैसा कि मैंने कहा, हम कोर कॉन्सेप्ट पे आएंगे और बोर्ड हमेशा फोकस करता है कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे। लाइक बोर्ड्स हमेशा ये कहता है कि आपके आंसर में ग्रामेटिकल एरर हो चल जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उस ग्रामेटिकल एरर के वजह से कुछ नया नहीं बन जाता है। लेकिन बोर्ड ये कहता है कि आंसर जैसा भी हो, आपके आंसर में कीवर्ड जरूर होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे बात करें कि फिजिकल चेंज में यहां पे कीवर्ड क्या है, तो आप देख सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी तरीके से केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, वी टेयर इट अप, वो पेपर फट गया, 2 टुकड़े में हो गया। भले उसमें चेंज आ गए, उसके फॉर्म में चेंज आ गए हैं, बट कुछ नया नहीं बना है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदला है। So this type of change is called a physical change. At the same time, if we talk about the chemical change, so chemical change में कुछ नहीं बनती. It is a type of change in which something new is formed with new set of chemical properties. कुछ नया बन रहा है, और ये जो कुछ नया बन रहा है ये केमिकली बन रहा है। फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज हो रहे थे, बट केमिकल चेंज कुछ नहीं हो रहे थे। मतलब कुछ नया केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा है, लेकिन केमिकल चेंज में कुछ नया फॉर्म हो रहा है, और यहां कुछ नया से मतलब है नया केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ बन रहा है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नाउ स्ट्रेट अवे वी आर मूविंग ऑन टू केमिकल रिएक्शन। आखिर एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखिए, केमिकल रिएक्शन को अगर पढ़ना है तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं। एक रिएक्शन होने के पहले हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स एक प्रोसेस के अंडरगो होते हैं
और फाइनली जो कुछ नया बन के हमारे पास आता है, उस नई चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसकी थ्योरी पे अगर हम आ जाएं तो इट इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सी दिस इज द कीवर्ड, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। एक ऐसा चेंज, एक ऐसा प्रोसेस यहां पे हो रहा है जहां पे एक या एक से ज्यादा चीजें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू कुछ नई चीजें बना रही हैं। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नई का मतलब है विथ न्यू सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद the new substances which are formed with new set of properties are called as the product। तो इसको simplified language में हम कह सकते हैं this is a chemical reaction। You might be thinking that this is something very basic, कुछ बहुत basic सा लग रहा है, but to be honest we'll be starting from the scratch। हम बहुत basic से शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है, मैंने क्लास में देखा है कि बड़े बड़े टॉपिक्स को डिफाइन करना सबको आता है, लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ लो तो नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैंने एक बहुत बड़ा सा रिएक्शन पूछ लिया कि बताओ ये रिएक्शन क्या है, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो रिएक्शन तो बता देते हैं, बट एट द सेम टाइम मैंने कहा कि बस इतना सा बता दो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो वहां पे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन का। अच्छा, यहां पे आप देखिए जो हमारे दो टर्म्स अभी हमने पढ़े, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर एक केमिकल चेंज हो रहा है तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन आपस में ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए उसके बाद ये टॉपिक आया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। नाउ हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? भाई आपको कैसे पता चल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जाहिर सी बात है आपके कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहे होंगे। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि पहला बेसिक ऑब्जर्वेशन देखिए हमारा क्या है। देखिए बहुत कॉमन सी चीज है, अगर आप स्कूल्स में लैब में जाओगे तो आपको ढेर सारी लैब मिलेगी, फिजिक्स की लैब मिलेगी, केमिस्ट्री की लैब मिलेगी, बायोलॉजी की लैब मिलेगी। आपको एक अपने जनरल ऑब्जर्वेशन से बाहर से बता देना है कि कहां कौन सी लैब है। तो आप देखोगे कि एक ऐसी लैब है जहां धुआं धुआं है, काफी धुआं हो रहा है। फिजिक्स के लैब में आपको कभी धुआं जल्दी इन जनरल तो नहीं मिलेगा, लेकिन केमिस्ट्री के लैब में आपको धुआं जरूर मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये वो पहली प्रॉपर्टी है जो कि केमिकल रिएक्शन होते हुए हमें बताती है देयर इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकलती है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह यही हो रहा है, और भी चीजें हैं जिससे जज करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि उस पूरे प्रोसेस में देयर इज चेंज ऑफ कलर। ठीक है, कलर में कोई चेंज हो रहे हैं, गैस में एक इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने इससे रिलेटेड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे कि गैस इवॉल्व हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट होता क्या है? देखिए इसको तो आप रट सकते हो कि अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। बट इफ यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट इन सिंपल लैंग्वेज, वी कैन से इट इज कर्डी इनसॉल्युबल सब्सटेंस। एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, आप समझ लीजिए कि एक रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, उस हमारे टेस्ट ट्यूब में वो रह गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट। तो हमारे कुछ बेसिक तरीके हैं आइडेंटिफाई करने का कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई गैस इवॉल्व हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अच्छा, कलर के साथ साथ हमने देखा स्टेट भी चेंज हो जा रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे यहाँ पे, स्टेट भी चेंज हो जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनसे हम ये पता करते हैं दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस
और नॉट। ठीक है, ये यहां पे हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ये तीन टर्म्स आपस में काफी कनेक्टेड हैं। जैसे अगर हम केमिकल चेंज, अभी अभी हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज का मतलब क्या है, कुछ नया बन रहा है। और नया का क्या मतलब है, यहां पे नया का मतलब है कि विथ न्यू सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इट इज गेटिंग फॉर्म। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो आप मान के चलो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई भी चेंज हो रहा है जहां पे केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। सवाल ये उठता है कि केमिकल रिएक्शन हो तो रहा है, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमें कॉपी पे लिखना है, हमें बताना है, हमें चीजों को इंटरप्रेट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वी हैव समथिंग कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। हम लिखित तौर पे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या चीजें बन रही हैं, क्या चीजें पहले थी। इन सारी चीज को बताने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो यू कैन सी दीज थ्री टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड। केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन जरूर होगा, और केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास मोटा मोटा तीन तरीके के केमिकल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है ये। नंबर वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ वर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी सबसे पहली टाइप है उसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन को आपको समझना है तो बहुत आसान है भाई। वर्ड इक्वेशन मतलब आपने वर्ड्स में केमिकली एक्सप्रेस कर दिया कि हाइड्रोजन है हमारे पास और हमारे पास वाटर है। इन दोनों को हमने केमिकली हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एक सेकेंड, कहां है? देखिए, अगर हम बात करें यहां पे कि वर्ड इक्वेशन को हमें शो करना है तो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। इन दोनों को हमने केमिकली रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद जो चीज हमारे पास बन के आ रही है वो है वाटर। दिस इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हमने वर्ड्स का इस्तेमाल यहां पे किया है, तो ये इसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। नंबर टू पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर टू पे हमारे पास होता है स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। देखिए, स्केलेटल, हर चीज का एक मतलब तो जरूर होता होगा। स्केलेटल, हड्डी का ढांचा, सिर्फ ढांचा ढांचा है, मतलब ना ही आधा है और ना ही पूरा है। ये मतलब कुछ कुछ है और कुछ मिसिंग है। तो स्केलेटल का मतलब हो गया। अब हम यहां पे इन वर्ड्स को केमिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्मूला। तो अगर हमने फॉर्मूले के तौर पे हमने यूज किया तो हाइड्रोजन को हमने कह दिया H2 और ऑक्सीजन को हमने कह दिया O2 और उसके बाद ये वाटर बन गया, तो ये हो गया H2O। आप कहोगे सर ये तो पूरा हो गया, इसमें तो कुछ मिसिंग ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे गौर से देखोगे तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि मिसिंग है, और उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास तीसरे तरीके की केमिकल इक्वेशन होती है। स्केलेटल का ही इनहैंस्ड वर्जन है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस का क्या मतलब हो गया? देखिए, बैलेंस का यहां पे ये मतलब हो गया, इस रिएक्शन में कुछ चीजें हैं जिसका आप जवाब नहीं दे सकते हो। जैसे कि हमने कहा कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, तो आपने कहा कि लुकिंग एट दिस रिएक्शन देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फेयर इनफ। आप अगर प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बट देयर इज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ये रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि आखिर ऑक्सीजन के 2 एटम से एक एटम कैसे बन गया, एक क्या हवा में चला गया। तो इसी चीज को, ये कमी है, और इस कमी को हम कहते हैं दैट द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। इसको आप स्केलेटल कहो या अनबैलेंस्ड कहो, और इसी चीज में तालमेल बनाने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास एक नए तरीके का केमिकल इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस रिएक्शन में ये चीज नहीं होती। आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि जिस एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट्स में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होंगे। जैसे यहां पे ऑक्सीजन
कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ एटम्स, और यहां पे कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1 है, तो ये अनबैलेंस है। अब अगर हम किसी तरीके से यहां पे भी एक रिएक्शन में 2 कर दें तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे हमने कहा H2 + O2 गिव्स H2O। अब अगर हमने ऐसे लिखा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। अब यहां पे देखिए हुआ क्या, 2 × 2 यहां पे हो गए 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। आप अगर यहां पे देखोगे तो 2 × 2 देयर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फेयर इनफ, बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहां पे 2 एटम्स हैं और यहां पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो अब जाके ये रिएक्शन इक्वेशन कैसी हो गई है, ये बैलेंस हो गई है। और इसी सिंपल प्रोसीजर को जो हमने किया, अब कैसे यहां पे 2 आया है, चलिए इसको हम देखते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो हाउ आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? देखिए, अगर कभी भी आपको जानना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती कैसे है, तो एक सिंपल सा लॉ है, 9th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है। लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को आपको याद करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने अभी भी प्रीवियस स्लाइड में बताया, अब इसको मैं एक फॉर्मल नाम दे रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है? कहता है कि रिएक्शन होने से पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्शन हो जाने के बाद आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। कोई भी मास नया यहां पे बन के नहीं आ रहा है और ना ही कोई मास यहां पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और इसी चीज को जब हम एक केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। और इसी चीज को हम केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सपोर्ट लेना पड़ेगा। यही एक एक्चुअली ये नींव रखती है इक्वेशन बैलेंसिंग की, कि आखिर क्यों हम बैलेंस करें, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि आखिर बैलेंसिंग होती कैसे है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। सो लेट्स बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। हमारे पास रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपको एनसीईआरटी में ये रिएक्शन मिल भी जाएगी। कुछ यहां पे आप अगर ध्यान से इस रिएक्शन को देखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, एक छोटा सा चेंज है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमें आयरन को और स्टीम को रिएक्ट करना है, ठीक है। तो हमने आयरन का फॉर्मूला लिख दिया Fe और हमने स्टीम को रिएक्ट करना है H2O। आप कहिए कि सर ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है कि स्टीम फॉर्म में है, मात्र इसके लिखने से कैसे पता चलेगा? आपको यहां पे स्टीम कहा है, आपको डेलिबरेटली स्टीम बोला है, आपको वाटर नहीं बोला है लिक्विड फॉर्म में। देयर इज अ रीजन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। ये H2O यहां पे आपको G लिखना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में है तभी वो प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये नई रिएक्शन बन जाती है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है। चलिए इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं, Fe + H2O, और यहां पे हमारे पास बन जाएगा Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 प्लस यहां पे H2 आ गया, Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब आइए इसको हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए बेसिकली यहां पे हमें दिख रहा है कि Fe के पे 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट में, लेकिन अगर हम रिएक्टेंट में देखेंगे तो रिएक्टेंट में हमें यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम दिख रहा है। तो पहले मन में सवाल आता है कि सर यहां पे 3 लिख दें, यहां पे 3 लिख दें, बराबर हो गया। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, केमिकल बैलेंसिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान हम रिएक्शन में जो भी चेंज करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स में डायरेक्टली चेंज नहीं करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, जिसके हिसाब से एटम में चेंज हो जाता है। मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हो ना, ये जो 3 लिखा है Fe के नीचे, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आप सबस्क्रिप्ट में कोई भी चेंज मत करो, आप यहां पे इस जगह, ये जो बगल में इसकी जगह है, यहां पे आप कोई चेंज करोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहां पे अब ये रिएक्शन में क्या होगा। तो हम 3 में यहां पे कोई चेंज नहीं किए, हमें देखा है कि यहां पे 3 एटम्स हैं, तो हमने यहां पे चुपचाप 3 लगा दिया। अब क्या हुआ, हम देख रहे हैं 3 एटम्स Fe के प्रोडक्ट में हैं और 3 एटम्स Fe के रिएक्टेंट में हैं, ठीक है, यहां तक तो सही है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के यहां पे
4 एटम्स हैं, तो हमें ऑक्सीजन यहां पे दिख रहा है। अब फिर से वही सवाल उठता है, क्या हमें सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज करना है या हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है? सो द आंसर इज कि हमें एटम्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हम मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे। भाई 4 हमें यहां पे दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है, लॉजिक कहता है कि 4 यहां भी कर दो। अभी तक देखिए, Fe यहां पे 3, Fe यहां पे 3, O यहां पे 4, O यहां पे 4, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान, बैलेंसिंग के दौरान, आपने देखिए O के साथ जो चेंज किया, ये चेंज सिर्फ O में नहीं आया, ये H में भी आ गया, और अब यहां पे H कितना हो गया? 4 क्रॉस 2 8 एटम्स हो गए। यहां पे 4 क्रॉस 2 8 एटम्स हो गए, तो लॉजिक कहता है कि आपको प्रोडक्ट में भी 8 एटम्स होने चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, ये 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स कहता है कि यहां पे 4 लिख देंगे, सिंपल सा। अब ये देखिए रिएक्शन क्या आ गया, अब ये रिएक्शन हो गया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंसिंग देखिए एक ऐसी चीज है कि इसको और रटा नहीं जाता, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिस के साथ आती है। एक वीडियो में हम अगर 100 रिएक्शन बैलेंस करते रह जाएंगे तो सब पूरा समय उसी में चला जाएगा। मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया, बेसिक मोटा मोटा क्या हमने समझ में आया कि भाई हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं करते, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं, और एक एक करके हम कंपेयर करते रहते हैं। और ध्यान ये देना है कि जब भी आप किसी एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर रहे हो, क्या दूसरे में भी कोई इंपैक्ट किया, और अगर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हमने एग्जांपल के तौर पे यहां पे आयरन और स्टीम की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अब हम कोर एनसीईआरटी में आते जाते हैं। ये डायग्राम्स भी जो दिख रहे हैं आपको, मैंने कोर एनसीईआरटी से लिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे तो एनसीईआरटी ने सीबीएसई बोर्ड ने एनसीईआरटी को अपनी एकदम भगवत गीता मान लिया है। वो डायग्राम भी कहीं और से नहीं ले रहा है, चुपचाप बायोलॉजी या केमिस्ट्री में खास तौर पे डायग्राम्स भी वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठा के कोई चेंज नहीं, बस ऐसे चिपका दे रहा है। तो हम उन्हीं डायग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं और इनमें देखिए कीवर्ड्स क्या है आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्न्ड। मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम बर्न कर रहे हैं, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो लैब में, स्कूल्स में, लैब में परफॉर्म करने वाला सबसे बेसिक और सबसे पहला ये रिएक्शन होता है। आप देख लीजिए सबसे पहले, व्हाट इज द रिएक्शन एसोसिएटेड। जब हम बर्न कर रहे हैं इसको, तो असल में Mg इज रिएक्टिंग विथ O2, और जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप अगले 5 सेकंड में मुझे ये बताइए, ये जो इक्वेशन लिखी है, क्या ये स्केलेटल इक्वेशन है या बैलेंस इक्वेशन है? अब मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये अभी अनबैलेंस्ड है, ये स्केलेटल फॉर्म में है। आइए इसको जल्दी से बैलेंस कर देते हैं। अभी अभी हमने सीखा था, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। भाई हमें मैग्नीशियम यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, फेयर इनफ। ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमने ये 2 लिख दिया। जैसे ही हमने 2 लिखा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए, तो चुपचाप हमने यहाँ पे भी लिख दिया और हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्न्ड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड कई बार, आपको तो ये नहीं पता कि आंसर की कैसे होती है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि इफ देयर इज अ केमिकल इक्वेशन एसोसिएटेड विथ एनी क्वेश्चन, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, भले क्वेश्चन में देखिए यहां कहीं ये नहीं पूछा है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप जब बर्न करती है तो उसका रिएक्शन लिख दो, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर उस टॉपिक, उस सवाल में एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल इक्वेशन है, तो आपको अपने आंसर में लिखना होगा। तो ये आपसे चाहे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, ये रिएक्शन यहां पे एसोसिएटेड था, इसलिए इसको लिखा गया। अगली चीज और हमें यहां क्या याद रखना होगा, एक आप ये वर्ड याद कर लीजिए, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये कलर ऑफ फ्लेम है। जब हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकल के आती है, और ये इस रिएक्शन की पहचान है, बहुत ही चमकती हुई व्हाइट लाइट निकल के आती है। ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो देखिए केमिकल चेंज हो रहा है इसलिए केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है इसलिए केमिकल इक्वेशन है, तो इसका भी जवाब मिल गया कि ये एक केमिकल चेंज है। बोर्ड में पूछे जाने वाला इससे एक और सवाल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्न्ड, व्हाट शुड वी डू बिफोर द प्रोसेस, मतलब कुछ किया जाता है क्या? तो मैग्नीशियम स्ट्रिप को एक हम सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? रब इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि उस मैग्नीशियम स्ट्रिप के ऊपर कुछ इंप्योरिटीज कलेक्ट हो जाती है जो कि कार्बोनेट्स और ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में होती है। सो द आंसर इज दैट अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इज रब्ड
विथ एक सैंड पेपर से हम रब करते हैं, बिकॉज देयर आर इम्प्योरिटीज कलेक्टेड ऑन द मैग्नीशियम स्ट्रिप इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। हम कब तक उसको साफ करते हैं? जब तक घिसते घिसते एक हमें चमकीला सा सरफेस, भाई मेटल है ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इट इज लस्ट्रस इन नेचर, तो जब तक हमें एक शाइनी सरफेस नहीं दिख जाता तब तक हम इसको प्यार से रब करते रहते हैं। तो ये हो गए सारी चीजें एसोसिएटेड विथ मैग्नीशियम स्ट्रिप, ठीक है। एक रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज है, ये सारी चीज हमने पढ़ लिया। चलिए अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूरे क्वेश्चन में देख के नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी आपसे एक रिएक्शन पूछा है, लेकिन आपको पता है कि अगर जिंक ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो जिंक को हमने अगर रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H2SO4 तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन होगा H2 प्लस ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, ये आपको अगले चैप्टर में भी मिलेगी और बहुत कॉमनली दिख जाएगा, एसिड बेसिस सॉल्ट। यहां पे हम इस कैटेगरी में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, चाहे कोई भी, जनरली इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। तो एक जनरल आप ये अभी से याद कर लीजिए कि अगर एक मेटल है और आपने उसको एक एसिड से रिएक्ट कर दिया तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? ढेर सारे मेटल लो, ढेर सारे एसिड लो, आपस में खेलते रहो, नए रिएक्शंस बनते चले जाएंगे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो आंसर है हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। आप देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि केमिकल चेंज हो रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो पहले ही मैंने बताया था गैस इज इवॉल्व्ड। इस रिएक्शन में आपने देख लिया कि एक गैस इवॉल्व हुई है। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थोड़ी सी यहां पे अब हम स्पीड पकड़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस, आप कंफ्यूज नहीं होना है, केमिकल रिएक्शंस अलग है, केमिकल इक्वेशंस अलग है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो केमिकल इक्वेशंस थे। कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। पहला क्या था? पहला था वर्ड इक्वेशन, दूसरा था स्केलेटल या अनबैलेंस्ड, और तीसरा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस देखिए आपके सिलेबस में यहां पे ब्रीफली क्लासिफाइंग हमारे पास 4 मेजर टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नंबर 1 होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 होता है यहां पे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नंबर 2 होता है। नंबर 3 होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 4 हमारे पास आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 बेसिक कैटेगरी है हमारे पास रिएक्शंस की। इन 4 टाइप की रिएक्शंस को आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थ्योरी देख लेते हैं एक लाइन में। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। इसका मतलब रिएक्शन होने से पहले हमारे पास ढेर सारी चीजें थी, रिएक्शन होने के बाद वो सब एक चीज में सिमट गई। आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ए था, हमारे पास बी था, और एक रिएक्शन हो गया। रिएक्शन मतलब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट हमारे पास ए बी आ गया। खासियत क्या है? आप कहोगे कि सर ये ए बी तो ए और बी इसी से बना है तो वही प्रॉपर्टी शो करेगा। जवाब है नहीं, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी इससे और इससे एकदम अलग होगी, बिकॉज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे ये बेसिक तरीका है शो करने का कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर क्या होती है। वी हैव मोर देन 1 रिएक्टेंट्स और उसके बाद वो बन जाता है एक सिंगल प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर ही रहे थे तो कुछ यहां पे देखिए चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए और जिनका एक कॉमन नेम भी होता है। आइए कुछ रिएक्शंस की मदद से एक बेसिक रिएक्शन, एक रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन का अभी हमने पढ़ा था, ये जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो होता है। Mg + O2 gives 2MgO। तो आप ये देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए। अच्छा उस वक्त मैं मिस कर गया था, अभी बता रहा हूं Mg + O2, यहां पे आप देखिए अगर Mg
प्लस O2 बन के ये 2MgO बन गया है, ठीक है। ये अगर हो गया है तो इसका कलर क्या है, ये वाइट कलर का एक सब्सटेंस बनेगा। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड कई बार, आप बोर्ड का पैटर्न देखिए, कलर्ड रिएक्शंस को बार बार पूछता है। आपके सिलेबस में जितने भी कलर्ड कंपाउंड से कलर्ड रिएक्शन है, एक को भी मिस करिए मत करिएगा। और आप याद ये रखिए कि बहुत ही चुनिंदा ऐसे रिएक्शंस हैं, फिंगर टिप्स पे पूरे सिलेबस में आप जोड़ लेंगे तो 9-10 ऐसी चीजें हैं जहां पे कलर इन्वॉल्व है। पहला आपको यहीं पे मिल गया, व्हाइट डायजलिंग फ्लेम भी आपको यहीं पे मिला और व्हाइट कलर का प्रोडक्ट भी मिला। ये एक एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हम देखें हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको वाटर से अगर रिएक्ट कर दें तो ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है और इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। ये है CaOH होल ट्वाइस, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। आपको अपने सिलेबस में क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम बहुत कॉमनली मिलने वाला है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी ये चीजें आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आपको क्विक लाइम मिल रहा है और स्लेक्ड लाइम मिल रहा है। ये कुछ और नहीं है, ये चूना है। दिस इज चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी में मिला दिया तो चूना पानी का घोल बन गया। इसी से व्हाइट वॉशिंग वगैरह की जाती है। और यही हमारा अभी का अगला सवाल भी बन जाता है कि आपको क्या व्हाइट वॉशिंग का कॉन्सेप्ट पता है? और बोर्ड के पेपर अगर आप देखोगे तो बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाइट वॉशिंग, एक सब्सटेंस X है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे किया गया, एक सब्सटेंस Y बन गया, व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करता है। आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। तो ये रिएक्शन आप यहाँ पे याद रखिए कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने पानी में मिला दिया और अब ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। अगर आपसे बोल रहा है कि अ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो आपका आंसर है स्लेक्ड लाइम। लेकिन एक बार बोर्ड के पेपर में ही इसको घुमा के पूछ लिया था, क्वेश्चन बन गया था द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो वहां पे आंसर CaO है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन को बनाने के बाद जो चीज हमें मिलती है उसी को हम दीवारों पे पोत देते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग हो जाती है। इस रिएक्शन को अगर आप थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहते हो तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मौजूद CO2 गैस से ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और उसके बाद ये बना लेते हैं CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। CaCO3 इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिए पहले होता था, अब तो बहुत कम हमें व्हाइट वॉशिंग दिखता था। व्हाइट वॉशिंग की खासियत ये है कि जब व्हाइट वॉशिंग आपने कर दिया है तो कर देने के बाद जब छोड़ देंगे इसको काफी समय तक तो कुछ पपड़ी निकलने लगती है, फ्लेकी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। What is that flaky substance? So that flaky substance is actually calcium carbonate. कौन सी गैस यहां पे इन्वॉल्व है? तो गैस का नाम है CO2। चलिए भाई, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हो गया, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म होता है, मोटा मोटा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन। ठीक उसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन में ढेर सारी चीज थी, मिलके एक चीज बन जा रही थी। डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और रिएक्शन के बाद टूट जाता है और टूट जाने के बाद बहुत सारी चीजें बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिर से उसको एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे शो करें तो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं दैट एक रिएक्टेंट था AB, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और अब ये टूट के बन गया A+B। याद रखिएगा AB की प्रॉपर्टी A और B से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि ये बेसिक नेचर है केमिकल चेंज का कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये जो टूट रहा है, AB टूट के A+B बन गया है, टूट रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है। तो इसी से एनर्जी सोर्स को लेते हुए हम यहां पे इसके अगर टाइप समझें तो बेसिकली यहां पे तीन तरीके के डीकंपोजिशन रिएक्शन है। सबसे पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन, हमने हीट दिया, इसको हीट दिया, इतनी हीट दिया कि टूट गया, AB टूट गया और बन गया A+B में। उसके बाद थर्मल के बाद
अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से एक रिएक्टेंट टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगली कैटेगरी होती है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक नाम से समझ में आ रहा है, फोटो का मतलब यहां पे लाइट से है, तो लाइट इस्तेमाल की जाती है और लाइट की मदद से एक रिएक्टेंट टूट करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना लेता है। ये हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन किस किस तरीके से होते हैं। आइए एक एक करके हम यहां पे डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मैंने यहां पे कंपाउंड ले लिए, हम इसी में समझ लेंगे सारी चीजें। तो देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पूरे सिलेबस में, पूरे 10th क्लास के सिलेबस में अगर कहीं पे भी लिख दे कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, देयर आर ग्रीन क्रिस्टल्स, आंख बंद करके समझ जाना कि ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है FeSO4। अब देखिए जल्दी से समझिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। असल में इसका पूरा फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। .7H2O यहां पे क्या है? दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आसान सी भाषा में अगर हम 30 सेकेंड के अंदर समझ लें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि एक क्रिस्टल में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि केमिकली एडेड है। मैं फिर से कह रहा हूं, वाटर इज एडेड केमिकली टू द क्रिस्टल, नॉट फिजिकली। फिजिकली नहीं है कि आप सॉल्ट को टच करोगे तो ये वेट होगा, ये केमिकली एडेड है। और इसी के केमिकली एडेड वाटर, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, इसी के ऐड होने के वजह से इसका कलर भी है। और आप आगे देखना, जैसे जैसे हम इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भगा देंगे, इसका कलर भी बदल जाएगा। तो रिएक्शन को शुरू करते हैं। पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। चलिए भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद अभी भी मैंने आपको बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा, FeSO4 अलग मिल गया और 7H2O हमारे पास अलग मिल गया, ठीक है। FeSO4 अलग हो गया और 7H2O अलग हो गया। ये रिएक्शन यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन यहां खत्म नहीं हो रहा है। अब इस FeSO4 को हम हीट करेंगे, इसको हमने हीट किया और बन क्या जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। SO2 SO3 यहां पे FeSO4 रिएक्ट करेगा और ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। FeSO4 ये ब्रेक हो जाता है Fe2O3 में और SO2 और SO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन में आप यहां पे ये देखोगे कि सबसे पहले आप देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो रहा है और उसके बाद FeSO4 को जब हम फर्दर हीट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे कि वो नए प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया है, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, 30 सेकेंड में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आई वॉज चेकिंग दी वीडियो एंड ऑल कि सब अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। So things are fine. Let's continue. FeSO4 is breaking to form Fe2O3, SO2 and SO3. ये रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलर्ड रिएक्शन है। जब हम FeSO4 को शुरुआत में हीट करते हैं तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके वजह से इसका ये ग्रीन कलर खो जाता है, क्रिस्टल से ग्रीन कलर खत्म हो जाता है। Fe2O3 बाद में ये बन जाता है। अगर आप इसके कलर के बारे में बात करोगे तो थोड़ा सा ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है, रस्ट कलर का लगभग हम किसको कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट होता है। अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट को देखा था, थोड़ी देर पहले हमारे रिएक्शन में आया था व्हाइट वॉशिंग के समय। आइए देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो ही रही है तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे चौक हो, चाहे एगशेल हो, चाहे पर्ल हो, इन तीनों का जो कोर एलिमेंट, कोर आप कहोगे कि कोर क्या चीज है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। बस ये अलग अलग फॉर्म में है, एक फॉर्म में है तो चौक बन गया, दूसरे फॉर्म में है तो एगशेल बन गया। पर्ल में भी कुछ मात्रा में होता है, इसलिए यहां पे इसको इंक्लूड कर दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3,
डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, हम हीट दे रहे हैं, हीट देने से ये टूट गया, अब ये बन जाएगा CaO और एक गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज होती। तो व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट is decomposed, so CaCO3 is decomposed to form CaO and Ca2। आप देखिए, याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने CaO का आपको कॉमन नेम बताया था, नाम है CaO का क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट याद कर लीजिए, यहां पे भी इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। रिएक्शन आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन नेम्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, बेसिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। What will happen if we heat lead nitrate powder? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि सर हर चीज को इंपॉर्टेंट ही कह रहे हैं, तो बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चुन के यहां पे ये स्लाइड्स बनाई गई है। बोर्ड का पेपर आप देख लेना, बीते 10 साल का पेपर आप देखोगे, गिरी हालत में 7 से 8 बार आपको ये लेड नाइट्रेट वहां मिल ही जाएगा, बहुत कॉमनली मिल जाता है। आइए समझते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी हीट लेड नाइट्रेट। पूरे आप हर एग्जांपल में देखिए, हम रिएक्शंस भी पढ़ रहे हैं, कलर्स भी जान रहे हैं, विजुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, रिएक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज देख लें। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भाई लेड नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस, ये बन गया हमारा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को बेटा आप हीट करोगे तो PbO बनेगा और आपको NO2 गैस मिल जाएगी, साथ में ऑक्सीजन। ऐसा खास क्या है इस रिएक्शन में? खास ये है कि ये जो NO2 आपको दिख रही है, इसका एक कलर है, देयर आर ब्राउन फ्यूम्स। फिर से मैं आपसे बता दूं, आपके पूरे 10th क्लास के साइंस सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ये शब्द मिल जाए ब्राउन फ्यूम्स, आंख बंद करके समझ जाना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां पे निकल रही है, NO2 निकल रहा है, और NO2 निकल रहा है, इसका मतलब लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। कलर यहां पे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। आइए भाई, थर्मल डिकम्पोजिशन अब खत्म हो रहा है, अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको सेम डायग्राम यहां पे मिल जाएगा, सेम डायग्राम एकदम बढ़िया से आप देख सकते हैं। यहां पे एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड है, हमने वाटर लिया है, और इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आप याद रखिए एसिडिफिकेशन इज मस्ट। एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने से पहले हम कोशिश करते हैं कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एसिड को ऐड कर रहे हैं तो उसके वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस के फॉर्मेशन के वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। So in order to increase the electrical conductivity, we add few drops of acid. That process is called acidification. चलिए, एसिड हमने डाल दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, जैसे ही स्विच ऑन होगा आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? आपको ऑब्जर्वेशन होगा कि ये दो टेस्ट ट्यूब्स में आपको बबल्स दिखने लगेंगे, और अगर ध्यान से और गौर से अगर आप देखेंगे तो एक टेस्ट ट्यूब में थोड़े से ज्यादा गैस कलेक्ट हो रही है एज कंपेयर टू दी अदर। आइए समझते हैं रिएक्शन के तौर पे यहां पे क्या होगा। H2O है, इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहां पे लिखना जरूरी है कि किस प्रोसेस से आप ये रिएक्शन कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब ये हो गया तो अब ये बन जाएगा H2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लीजिए, 2H2O है, यहाँ पे 2H2 प्लस O2। तो आप देख सकते हो कि वाटर है, ये ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। इतना आपको समझ में आ गया है कि ये जो दो गैसेस बन रही हैं ये कौन कौन सी हैं? ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब सवाल ये बनता है कि वन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ अदर, आइडेंटिफाई द गैसेस। एक गैस ऐसी है जो कि दूसरे से दुगनी मात्रा में है, कौन सी गैस ज्यादा है, कौन सी गैस कम है? आइए देखते हैं। तो जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O को if one molecule of H2O is broken down, is decomposed, so two atoms of hydrogen is formed, ठीक है। अगर आप H2O को डिकम्पोज करेंगे तो देयर आर टू, एक मॉलिक्यूल अगर हम बात करें H2O का कैसे बना है, तो उसके पास दो एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का। यही तो बात हो रही है ना। ये देखिए ये H2O है, एक मॉलिक्यूल है H2O का, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम है ऑक्सीजन का।
तो लॉजिक क्या कह रहा है? लॉजिक तो यही कह रहा है ना कि जब ये टूटेगा तो दो एटम बनेंगे हाइड्रोजन के और एक एटम बनेगा ऑक्सीजन का. सो दैट मीन्स when one molecule of H2O is electrically decomposed, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen is formed. उसी डिकम्पोजिशन में हाइड्रोजन के दो एटम्स बन रहे हैं और ऑक्सीजन के एक एटम बन रहे हैं. यहीं से हमें समझ में आ गया कि एक तरफ हाइड्रोजन है जो ज्यादा बन रही है, दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. दूसरी तरफ ऑक्सीजन है. सवाल का जवाब मिल गया कि हाइड्रोजन ज्यादा बनती है. कितनी ज्यादा? 2 गुनी होती. कहां पे? अब अगला सवाल यह भी बन जाता है कि कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट होती. फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है, बहुत नामी शख्स है, एच.सी. वर्मा साहब की किताबें चलती हैं. बस आप ये नाम याद रखो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाएगा. एच.सी. वर्मा याद रखना, हाइड्रोजन है ये कैथोड पे कलेक्ट हो जाती है. इसी पे याद कर लो. आप इसके अगर मैकेनिज्म पे जाओगे तो आप इसको आयंस के फॉर्म में तोड़ के देख लो, कौन से एनायन बन रहा, कौन सा कैटायन बन रहा, और एनायन जाता है नोड पे, कैटायन जाता है कैथोड पे. ये सारी चीजें आपने लोअर क्लास में पढ़ रखी है. शॉर्टकट हम याद करेंगे, एच.सी. वर्मा साहब. Hc, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड. इफ हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड देन ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड. इस रिएक्शन में इतना ही पूछा जाता है. पहला सवाल ये है कि हम एसिड क्यों ऐड करते हैं, तो जवाब हमें मिल गया आयंस रिलीज करने से, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. दूसरा, कौन सी गैस ज्यादा बनती है, तो हाइड्रोजन इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां पे कलेक्ट होती है, तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड. ठीक है, 2:1 के रेशियो में ये फॉर्म होती है. चलिए भाई, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यहां पे खत्म होता है. आगे बढ़ते हैं. अब हम आ गए हैं अगले सेगमेंट में, जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में अगर आप ध्यान से यहां पे देखिए तो व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl. ठीक है, AgCl. इसको जब आप लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, आप इसको एक चाइना डिश में सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो ये Ag और Cl2 का फॉर्मेशन हो जाए. ये अभी अनबैलेंस है, यहां पे Cl2 है तो यहां पे 2 कर दिया, Ag2 हो गया तो यहां पे 2 कर. आप देख सकते हैं बैलेंसिंग में उस वक्त मैंने एक ही एग्जांपल लिया था, लेकिन पूरे वन शॉट के दौरान जितनी भी इक्वेशंस आ रही है हम सब प्रैक्टिस कर ले रहे हैं. तो 2AgCl ब्रेक्स टू फॉर्म 2Ag plus Cl2. ठीक है, व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है, याद रखिएगा, व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है और ग्रे कलर के प्रोडक्ट में ये टूट जाता है. एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत कॉमन सा सवाल है. इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, वो होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म Ag plus Br2. बैलेंसिंग आप कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो यहां पे ये जो रिएक्शन, इसकी खास बात क्या है, एनसीईआरटी को ध्यान से देखेंगे तो बोला गया है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपको अपने पूरे सिलेबस में कहीं भी दिख जाए तो मान लीजिएगा कि सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है. चलिए, ये दूसरी टाइप की रिएक्शन हमारी खत्म हो गई. थोड़ा और तेजी से अब हम बढ़ेंगे. अब दो टाइप हम लगभग अपने इस वीडियो का 75 to 80% कंप्लीट कर चुके हैं. हमारे पास दो टॉपिक और बचे हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, थ्योरी पे आ जाते हैं. थ्योरी कहता है अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड से. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास AB एक कंपाउंड है, एक हमने एलिमेंट लिया C, और अब आप देखेंगे कि जो C है ये A को जाके रिप्लेस कर देगा. क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि C इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू A. ज्यादा रिएक्टिव है तो A को इसने रिप्लेस कर दिया और जाके उसी की जगह पे बैठ गया. ठीक है, उसी की जगह पे बैठ गया. A प्लस BC के फॉर्म में यहां पे ये रिएक्शन हो गया. तो आप देख सकते हैं कि ये C ने A को क्यों रिप्लेस किया. रीजन है बिकॉज C इज मोर रिएक्टिव देन A. कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद कर लेना है. रिएक्टिविटी सीरीज जैसे आप याद करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है,
कौन सा एक एलिमेंट कम रिएक्टिव है। आपको पता चल जाएगा कि पोटेशियम को हम सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद सोडियम को रखते हैं, ये लंबी सी सीरीज बन जाती है, आखिरी में हम सिल्वर गोल्ड को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 9th स्टैंडर्ड में क्योंकि आपने पढ़ा था तो आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, नहीं भी अगर पता होगी तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करते ही रहेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें एक एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है दूसरे वाले से, लेकिन देख के हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये कम रिएक्टिव है। और ऐसे रिएक्शन में हमें पता चल जाता है कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन लेस रिएक्टिव था। लेकिन क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा है कि कंप्लीट द रिएक्शन या व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, तो आपको लगता है कि रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। चलिए, एनसीईआरटी का ही फिर हमने ये डायग्राम उठाया, एक रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, इसमें कलर भी इन्वॉल्व है, इसमें केमिकल इक्वेशन भी है। आइए देख लेते हैं क्या होता। क्या है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है CuSO4, नीले रंग का होता है। अगर आप इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में देखोगे तो ब्लू कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। फिर से सवाल उठता है कि सर अगर क्रिस्टल है, ब्लू कलर का है, तो क्या ये ब्लू कलर किस वजह से है इसके अंदर? उसका जवाब है फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट करोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर चला जाएगा, कलर गायब हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास। आपने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट में आयरन के नेल्स डाल दिए। ठीक है, लोहे के नेल्स आपने डाल दिए, डाल के आपने एक दिन के लिए छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ दोगे और फिर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका विजुअल ऑब्जर्वेशन होगा, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है ना, इसका कलर फेड हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, द ब्लू कलर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स अवे। कलर की अगर हम बात करें, एक बार एक क्वेश्चन में मैंने देखा था कि उसमें फेड्स अवे का एमसीक्यू में ऑप्शन ही नहीं था, तो तब के लिए आप याद कर लीजिए, हल्का सा ये ग्रीनिश हो जाता है, ब्लू कलर से थोड़ा सा ये ग्रीनिश में चेंज हो जाता है। तो इन जनरल आप याद करिए कि ये रिएक्शन जब होता है तो ब्लू कलर फेड अवे हो जाता है या तो एक ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CuSO4 प्लस Fe के जब आप रिएक्शन को देखोगे तो Fe इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू Cu, तो ये Cu को रिप्लेस करके FeSO4 बना लेता है और Cu बना लेता है। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। रीजन क्या है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, इसी वजह से इसका ये जो कलर है ब्लू कलर, ये चेंज हो जाए। इतनी सी चीज है, आपको इस रिएक्शन में याद रखना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा खत्म होता है, इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे। आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ लोग कहते हैं सर डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? आइए इसको हम टेक्निकली करेक्ट करते हैं कि क्यों 2 बार डिस्प्लेसमेंट हम इसको नहीं कहते, और आखिर कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इसको सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसान सी भाषा में अगर मैं आपको यहां पे सिखाऊं तो आपको सिर्फ एक चीज यहां पे याद करना है। आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। होता क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड है AB, हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है CD। आप जब इसको AB को तोड़ोगे ना तो ये आयनिक फॉर्म में चला जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में ये ब्रेक हो गया। CD की अगर आप बात करोगे तो C बन जाएगा पॉजिटिव आयन और D बन जाएगा नेगेटिव आयन। अब आपको क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस में आयंस को एक्सचेंज कर दो। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ लिख दोगे तो अब क्या फॉर्मेशन हो गया AD का, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ हो गया तो बन गया ये CB। याद रखिएगा, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। ठीक है, आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो आपको ये चीजें पता होगी कि मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्या NaCl है तो Na पहले Cl बाद में, Na मेटालिक आयन होता है, Cl नॉन मेटालिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे आइए देख लेते हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाला, कई बार ये पूछा है,
कौन सा आखिर ये रिएक्शन है? हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला है BaCl2। हम इसको रिएक्ट कर देंगे सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। ये 2 मत भूलिएगा, ये 2 है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 जब ये रिएक्ट कर गया तो आइए हम इसको रखते नहीं है, क्या होता है, हम इसको एक्सचेंज के फॉर्म में तोड़ देते हैं, आयंस के फॉर्म में। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। Na2SO4 में ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। तो अब आपको देखिए करना क्या है, इसका पॉजिटिव ले लिया आपने और इसका नेगेटिव ले लिया, तो BaSO4 प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया BaSO4। दूसरा क्या बन गया, इसका पॉजिटिव ले लिया, इसका नेगेटिव ले लिया, NaCl, NaCl, सिंपल सा, ठीक है। NaCl यहां पे बन गया है, गलती से मैंने NaCl2 कर दिया है और मुझे इस पूरे बोर्ड में कहीं पे भी इरेजर नहीं मिल रहा था तो मैंने पूरा साफ कर दिया। चलिए ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं, भाई मजबूरी का नाम, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ये रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। इसको और भी ज्यादा आइए इंपॉर्टेंट बना देते हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये BaCl2 कलरलेस है, ये Na2SO4 कलरलेस है। दोनों को आप एक टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट का कलर व्हाइट बनेगा, व्हाइट कलर। क्यों? BaSO4 इज अ व्हाइट PPT। BaSO4 वो सफेद प्रेसिपिटेट है जिसका फॉर्मेशन होता है। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें आपने बेरियम क्लोराइड लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें सोडियम सल्फेट लिया, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया। आप देखोगे तो दोनों कलरलेस थे और रिएक्शन होने के बाद एक सफेद कलर का आपको कंपाउंड दिख रहा है। थोड़ी देर उस टेस्ट ट्यूब को आप 5, 10, 15 मिनट के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर जब आप छोड़ दोगे और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि नीचे एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस कलेक्ट हो गया है। ये व्हाइट कलर उसमें BaSO4 की वजह से आया है और इसी कलर के वजह से ये रिएक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। और रिएक्शंस को हम और भी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने टेम्परेचर के बेसिस पे उसको डिफाइन किया तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो गया। उसी तरीके से अगर हम उसको लॉस और ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे तो भी हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जल्दी से देख लें तो अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें और हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो देखिए आसान सी चीज है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, काम खत्म। इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। ठीक उसी तरीके से ये देखिए एरो बनाया हुआ है। हर चीज का जिंदगी में कुछ ना कुछ मतलब होता है, कोई भी चीज रैंडम नहीं होती। इसको मैंने पहले से एरो बना के रखा है। क्यों? आप इन दोनों को एक ही तरीके से याद कर सकते हो। आपने हाइड्रोजन को अगर ऐड कर दिया बेटा तो ये हो गया रिडक्शन। आपने अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया रिडक्शन। तो अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी जल्दी से यहां पे देख लिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहां पे इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के दौरान अब देखिए कुछ रिएक्शंस आपके बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक सब्सटेंस दिख रहा है जिसको हमने हीट किया है। देखिए होता क्या है, एक रिएक्शन है कि हमारे पास एक एलिमेंट है कॉपर, हमने कॉपर को हीट किया। हीट करने का मतलब होता है हम ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट कर रहे हैं, अब वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। आप कहिए सर हीट क्यों कर रहे हो? ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो हीट क्यों कर रहे हो, छोड़ दीजिए उसको। बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर बहुत नीचे आता है, इसीलिए हमको उसको एनर्जी देना पड़ रहा है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे। लेस रिएक्टिव है तो हमने हीट कर दिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और वो कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉपर है, लगभग ब्राउन कलर का है
और कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, एक सेम क्वेश्चन है दैट अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस X व्हेन हीटेड फॉर्म्स अ सब्सटेंस Y व्हिच हैज अ ब्लैक कोटिंग। X और Y को आइडेंटिफाई करिए। तो यहां पे कॉपर और कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का कोटिंग दिख जाए कहीं पे तो कॉपर ऑक्साइड मान लें, ठीक है। अब इसी को रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स कर दिया तो Cu प्लस O2 बन जा रहा है, ठीक है। अब आप यहां पे ये देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलावा एक और टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का ये मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। चलिए यहां पे आप इस एग्जांपल से समझिए, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस हो जा रहा है। अगर एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा। अब आप यहां पे आपको याद ये रखना है, द सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखिए यहां पे ये Cu है, ये इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, सब्सटेंस विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको याद करने का सबसे आसान और बारीक तरीका यही है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आने वाले एग्जाम में मैं दावे से कह रहा हूं, आप बोर्ड एग्जाम में देख लेना, एक क्वेश्चन होगा जिसमें रिएक्शन दिया होगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक चीज आप जान लो, चाहे जो भी आंसर हो, आपको कभी भी आंसर प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, आपको अपना आंसर हमेशा रिएक्टेंट में ही मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप याद कर, ठीक है। आप बुक्स में देखेंगे, आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू केमिकल रिएक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट सच एज एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड। अगर हम आसान सी भाषा में समझें तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और एसिड के वजह से हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका डिटोरेशन हो रहा है, वो खराब हो रहा है, ठीक है। मॉइस्चर, एसिड या गैस के वजह से अगर आपका सब्सटेंस डिटोरेट हो रहा है तो हम उसको कोरोजन कहते हैं। मुझे पता है कि जब हम कोरोजन की बात करते हैं सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो होता है रस्टिंग। तो याद रखिए, रस्टिंग इज जस्ट वन टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ही एक लौता एक कोरोजन का प्रोसेस नहीं होता है। आयरन ही सिर्फ करोड नहीं होता है, आप अगर गौर से देखेंगे तो कॉपर भी हो रहा है, सिल्वर भी हो रहा है, और इन सब चीजों को हम एक एक करके आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सिल्वर, चलिए इसकी खास बात देखते हैं क्या। चांदी, चांदी की ज्वेलरी आप देखेंगे शुरू में आप लेते हैं नई नई रहते हैं, चमकती रहती है, लेकिन कुछ समय के इस्तेमाल के बाद थोड़ी सी ये काली पड़ने लगती है, उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर बनने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद एक गैस होती है जिसको हम H2S कहते हैं। H2S के साथ ये बहुत धीमे धीमे इसमें स्लो रिएक्शन हो जाता है, जिसके वजह से ये Ag2S का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे H2। अब ये देखो, ये जो सिल्वर सल्फाइड आपको बन रहा है ना, ये सिल्वर सल्फाइड का ही कलर ब्लैक होता है। तो जब सिल्वर को एयर में एक्सपोज करके दिया जाए, आप देखिए धनतेरस के समय लोग बहुत कॉमनली चांदी के सिक्के लेते हैं। कभी कभी कंप्लेन आती है कि चांदी का सिक्का लिया, उसको लेके हमने साल भर के रख दिया अलमीरा में। रखने के बाद जब हम उसको अगले साल निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ काला काला सा हो गया, हम सोचते हैं कि वो खराब हो गया। असल में वो खराब नहीं हुआ है, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में मौजूद H2S से रिएक्ट कर गया, जिसके वजह से सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है। इसको बड़े इजीली घर पे भी आप साफ कर सकते हो, आपको हर बार सोनार के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आप देख सकते हो। अब ये किसका, ये तो सिल्वर का कोरोजन हो गया। आयरन का अभी हमने पढ़ा ही है भाई। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन को अगर आप मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो रस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस है जिसका, अब देखिए कलर यहां इंपॉर्टेंट है। सिल्वर का कोरोजन हो रहा है किस गैस के वजह से? H2S के वजह से। कलर कौन सा एसोसिएटेड है? ब्लैक कलर। आयरन का कोरोजन हो रहा है किस वजह से? मॉइस्चर के वजह से। कौन सा कलर एसोसिएटेड है?
ब्राउन कलर। ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात कर लें तो कॉपर का कोरोजन हो रहा है किस गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और कौन सा कलर यहां पे एसोसिएटेड है? तो ग्रीन कलर। कॉपर ग्रीन कलर में तब्दील होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। तो ये तीन तरीके के कोरोजन आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, आयरन का कोरोजन, सिल्वर का कोरोजन और कॉपर का कोरोजन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आयरन का कोरोजन मॉइस्चर की वजह से होता है, ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बनता है। सिल्वर का कोरोजन H2S के वजह से होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है। और कॉपर का कोरोजन CO2 के वजह से होता है और ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बन जाता है। ये था हमारा कोरोजन। तो अब से अगली बार कोरोजन सुनना तो सिर्फ आयरन को मत याद करना, याद रखना कि सर ने सिल्वर और कॉपर के बारे में भी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर का अब फाइनली आखिरी टॉपिक, रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी आसान सी भाषा में समझते हैं। गर्मी के समय में जब घर में खाना बनता है और उसको किचन में लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, मान लीजिए सुबह बना, रात तक देखते हैं तो हम कहते हैं खाना खराब हो गया। हमें कैसे पता खाना खराब हो गया? उसमें से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है। असल में एक केमिकल चेंज हुआ है। होता क्या है कि जो फैट्स हैं हमारे खाने में, जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जब ये फैट के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो एक नया कंपाउंड, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं रैंसिड। ठीक है, रैंसिड। तो फैट के मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं तो एक रैंसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हार्मफुल होता है, खराब सब्सटेंस है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। अब आप ये देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बुक में दिया हुआ है। आप देखिए, जो चिप्स के पैकेट हैं, हाँ वही 10 रुपए के चिप्स के पैकेट जिसमें 2 रुपए की चिप्स होती है, 8 रुपए की मुफ्त में आपको हवा मिलती है। या हम उल्टा ये भी कह सकते हैं कि आपको चिप्स फ्री में मिलता है हवा में। तो इस चिप्स के पैकेट में अगर आप देखेंगे तो अंदर हवा भरी रहती है। ये कोई भी हवा नहीं होती, ये एयर नहीं होती, ये ऑक्सीजन नहीं होती, ये नाइट्रोजन होती। सवाल यहां पे भी बनता है दैट चिप्स पैकेट, द पैकेट ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। बाय, इन चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज कर गई, उसको ऑक्सीजन मिल गया तो वो रैंसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। यही कारण है कि आप अगर एयर प्रूफ कंटेनर में, या इन सारे प्रोसेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। हीट अगर मिलती है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा और तेज हो जाता है, कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे हीट, और ये जल्दी हो जाता है। इसलिए आप देखिए गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि जल्दी ऑक्सीडाइज हो गया। ठंडी में आपने छोड़ दिया है, रात तक खा रहे हो बढ़िया मजे से, वही स्वाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि रैंसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये था हमारा रैंसिडिटी। ठीक है, और फाइनली ये पता नहीं कैसे ये चेंज हो गया और इस तरीके से आ रहा है। थैंक यू सो मच। हमारा पहला वीडियो था इस सीरीज का। कोशिश किया कि थोड़ी सी रफ्तार भी तेज रखें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी रखें, कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करें, फैक्ट्स को भी लाएं, कीवर्ड्स को भी लाएं। जैसा भी हुआ हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा था। काफ़ी लंबे समय के बाद एक कमबैक हुआ है और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी। एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। बोर्ड के PYQs हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि जितने आप PYQs लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, आप उतने तेज होते जाओगे। एक वन शॉट में हम PYQs को डिस्कस नहीं कर सकते थे, ऑल्दो मैंने जो टॉपिक्स लिए वो PYQs से मैच कर सकते हैं, करे हैं। तो अब हम अगली वीडियो में इसी चैप्टर के PYQs को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, हाल ही में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।